हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों आज है 11 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। साथ में यदि आप एसएससी रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। पहला आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। दोस्तों हाल ही में चुना है अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना है, ये आपको याद रखना है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब्दुल्ला शाहिद, सबसे पहले दोस्तों क्या याद रखना है फैक्ट कि जो अब्दुल्ला शाहिद है विदेश मंत्री है मालदीव के, ये याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है और उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होने वाला है, ये आपको याद रखना है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आई है तो सबसे पहले क्या याद रखना है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है क्योंकि इसके अंदर कुल 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को दोस्तों विश्व की लघु संसद कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पूछे न्यूयॉर्क में और किस नदी के किनारे पर है तो ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। साथ में दोस्तों हाल ही में एक नियुक्ति हुई थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की, ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आई है तो इसकी बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा भी संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसके कितने पूरे 6 अंग हैं। साथ में इसके हेड है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस और वही वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं तो दोस्तों 193 इसके सदस्य देश है और एक जो देश है वो एक वोट ही इसमें कर सकता है। और क्वेश्चन अभी पूछ सकता है कि हाल ही में सबसे नया जो 193वां देश सदस्य देश इसमें जुड़ा है वो कौन सा है तो ये है दक्षिणी सूडान देश है, जो कि 193वां देश इसका बना है। तो इस तरह से याद रखना है। साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है मालदीव से रिलेटेड, क्योंकि मालदीव के ये विदेश मंत्री थे, तो मालदीव और मिनिकोय दोस्तों इन दोनों के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है तो 8 डिग्री चैनल। याद रखना है कि मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में चर्चा में आया था बोको हराम और ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों आया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों याद क्या रखना है कि जो आतंकवादी संगठन बोको हराम है ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। और चर्चा में आने का कारण क्या है कि बोको हराम का जो अभी हेड था वर्तमान में अबू बकर, इसने खुद को ही बम से उड़ाकर आत्महत्या कर ली है अबू बकर ने, तो ये आपको याद रखना है। अगर अब आपसे पूछ सकता है कि जो आतंकवादी संगठन है इसकी स्थापना कब की थी तो ये भी बताएंगे इसमें। साथ में ही सबसे पहले जान लेते हैं कि 2014 में एक बार और ये चर्चा में आया था। इसमें क्या किया था इन्होंने कि 300 लड़कियों को किडनैप कर लिया था इस संगठन ने। साथ में दोस्तों अगर बात करें तो 2001 में मोहम्मद यूसुफ ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद यूसुफ के द्वारा बोको हराम की स्थापना की थी। और इनका मतलब क्या होता है, अगर पूछे कि बोको हराम का अर्थ क्या होता है तो पश्चिमी शिक्षा है पाप होती है, इसका मतलब होता है मतलब वेस्टर्न एजुकेशन पाप है, इसका सीधा सा अर्थ होता है। अब नाइजीरिया की बात आई है दोस्तों, सबसे पहले याद होना चाहिए कि नाइजीरिया जो है कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। साथ में इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट कैसे बनते हैं दोस्तों, नाइजीरिया सबसे पहले याद रखना है नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है। नाइजर नदी यहाँ पर बहती है और इस नाइजर नदी के किनारे पर ही आइट साइड में ताड़ के या फिर पाम के वृक्ष है और इस पाम के वृक्षों की अधिकता के कारण ही नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये रिलेट हुआ। साथ में ही अगर इसकी राजधानी पूछे तो अबूजा इसकी राजधानी है। और अभी हाल ही में दोस्तों नाइजीरिया की महिला WTO की महिला महानिदेशक बनी थी पहली नाकोजी ओंकाजा इवेला, ये भी याद रखना है कि ये नाइजीरिया की रहने वाली थी।
दोस्तों अगर आप देखें मैप के अंदर तो ये है पूरा दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसमें यहाँ पर नाइजीरिया की लोकेशन स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने तोड़ा है तो ये आपको बताना है कि फुटबॉल खिलाड़ी गोल करने में किसने लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों अपने देश के हैं सुनील छेत्री, इन्होंने हाल ही में क्या किया है कि लियोनेल मेसी है इनका रिकॉर्ड गोल करने में तोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या याद रखना है कि भारत के स्टार फुटबॉलर है सुनील छेत्री और 74 इंटरनेशनल गोल करके अर्जेंटीना के रहने वाले हैं लियोनेल मेसी, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्योंकि लियोनेल मेसी के कितने इंटरनेशनल गोल थे तो 72 इंटरनेशनल गोल इन्होंने अभी तक किए थे और इन्होंने 2 इससे अधिक करके सुनील छेत्री ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगर अब बात आती है दोस्तों विश्व में, तो विश्व में सर्वाधिक अगर इंटरनेशनल गोल की बात आए तो 109 गोल हैं जो कि अली डई ईरान के रहने वाले हैं इनके नाम पर हैं। साथ में दूसरे नंबर पे कौन आते हैं इम्पोर्टेंट शख्स है दोस्तों 103 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, इसलिए याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने में विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है लेकिन अब सुनील छेत्री जो है इंटरनेशनल गोल करने में विश्व में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से पूरे फैक्ट याद रखना है। और इससे रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, जैसे कि फीफा विश्व कप 2022 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो ये कतर दोहा के अंदर आयोजित होने वाला है। साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, अब दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 67 जो मिला है ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो याद क्या रखना है मूवी का नाम, तो ये फिल्म है वाटर वॉरियर। वाटर वॉरियर को मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड बेस्ट फिल्म में। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखना है पर्यावरण की कैटेगरी में या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फिल्म वाटर वॉरियर को चुना गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। साथ में अगर पूछे वाटर वॉरियर का जो डायरेक्टर है शांतनु सेन है इसके डायरेक्टर। दोस्तों हाल ही में जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुए थे 2021 में, इसमें और भी अवार्ड दिए गए थे तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, बेस्ट फिल्म याद रखनी है। फीचर फिल्म तो ये छिछोरे को मिला था, सुशांत सिंह राजपूत इसके हीरो थे। साथ में ही इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो मनोज वाजपेयी और धनुष दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कंगना रनावत को। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इससे रिलेटेड हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का जो था अभी हाल ही में 2021 में दिया गया है, ये मिला है रजनीकांत को, ये भी आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फॉरेन फीचर फिल्म में अवार्ड मिला है पगल्या को, जो कि एक मराठी फिल्म है। तो ये याद रखना है फॉरेन फीचर फिल्म जो कि मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है पगल्या को। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अनुपम खेर को मिला है। और किस मूवी के लिए, तो ये हैप्पी बर्थडे के लिए इनको मिला है। इस तरह से पूरे फैक्ट क्लियर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है। दोस्तों हुआ क्या है कि भारत को अभी सदस्य बनाया है यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक परिषद का, तो ये कितने वर्षों के लिए चुना गया है, तो ये याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 22 से 24, मतलब 3 वर्षों के लिए चुना गया है 22, 23 और 24। तो इस तरह से दोस्तों याद रखना है 3 वर्षों के लिए भारत को चुना गया है। तो सबसे पहले दोस्तों 22 से 24 मतलब 22, 23 और 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। उसके सदस्य का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 3 वर्षों के लिए होता है। अब इसकी बात आई है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की,
तो इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 की। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर और सदस्य देश कितने हैं? 54। साथ में दोस्तों ये बार बार आ रहा है संयुक्त राष्ट्र, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। अब इन 6 अंगों के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि बार बार ये सामने आ रहे हैं। इससे रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। तो इसमें 6 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दोस्तों महासभा, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है सचिवालय, चौथा है प्रन्यास परिषद, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसकी हाल ही में चर्चा की है, और अगला है सुरक्षा परिषद। इस तरह से दोस्तों जो हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। और अगर एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि इन सभी 6 अंगों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों एक मात्र जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड के अंदर। बाकी इन सभी 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। और ये फैक्ट यहाँ पर मेंशन भी किया है कि नीदरलैंड द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है और बाकी सभी 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। तो इस तरह से पूरे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवरेलिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? दोस्तों ग्लोबल लिवरेलिटी रैंकिंग 2021 या इंडेक्स में ऑकलैंड है जो कि पहले स्थान पर रहता है। अब इस इंडेक्स का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों याद क्या रखना है कि जो न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, ये ग्लोबल लिवरेलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। और इस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि रहने योग्य कौन सा शहर सबसे अच्छा है या स्थान कौन सा सबसे अच्छा है रहने के लिए। तो उसमें ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का एक शहर, ये पहले स्थान पर आया है। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस इंडेक्स में पहले स्थान पर ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है आया है। अगर सेकंड स्थान पर पूछ ले दोस्तों ओसाका है जो कि जापान का शहर सेकंड नंबर पर आया है। साथ में ही अगर पूछे सबसे लास्ट 140वें स्थान पर आया है दमिश्क जो कि सीरिया की कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हुआ क्या है, भारत में हाल ही में इस तरह का एक इंडेक्स जारी किया जाता है। उसका नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। और ये इंडेक्स सबसे पहले तो याद रखना है कौन जारी करता है, तो आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन आया था? तो सबसे पहले दोस्तों अलग अलग टाइप से इसको इंडेक्स को देखते हैं कि जो 10 लाख से जहाँ जिस शहर की आबादी अधिक है उसमें अगर टॉप पे देखें तो बेंगलुरु आया था। और अगर पूछा जाए कि 10 लाख से कम की आबादी में टॉप पर कौन रहा, तो ये शिमला रहा था। इस तरह से बेंगलुरु और शिमला को आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि न्यूजीलैंड की है जेसिका ऑर्डन। विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में इनको टॉप पर रखा गया है और जेसिका ऑर्डन को रखा गया है। और ये न्यूजीलैंड की है। और क्यों रखा गया है कि दोस्तों हाल ही में जो कोरोना महामारी चल रही है उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, कोरोना मुक्त किया है न्यूजीलैंड को, इसलिए ये टॉप 50 महानतम नेताओं की सूची में जेसिका ऑर्डन को रखा गया है। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड अगर मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही लगा हुआ है ये पूरा न्यूजीलैंड जो कि एक आइलैंड है। और इसको अगर बड़ा करके देखें तो इस तरह से ये पूरा इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये है पूरा न्यूजीलैंड। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग और पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान कितने ज़िलों में चलाया जाएगा? दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने क्या किया है कि पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का शुरुआत की है जो कि 112 ज़िलों में चलाया जाएगा। और इस अभियान का क्या उद्देश्य है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या किया है कि नीति आयोग ने पिरामिड फाउंडेशन के द्वारा 26 राज्यों के 112 आकांक्षी ज़िलों, अब दोस्तों आकांक्षी का मतलब ही होता है कि जो भारत के सबसे पिछड़े ज़िले या फिर जिनकी स्थिति सबसे ख़राब है उन ज़िलों को इसमें लिया है, 112 ज़िलों को, और उसमें ये अभियान चलाया जाएगा। और इसमें होगा क्या दोस्तों, जिन मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं
उनका घर पर ही इसमें इलाज या फिर देखभाल की जाएगी इस अभियान के द्वारा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चलाया गया है। दोस्तों नीति आयोग की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों इसका पहले का अगर नाम पूछा जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, तब इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन इसको 2014 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया योजना आयोग को, और डबल से इसकी स्थापना की गई नीति आयोग के नाम पर। और नीति आयोग की स्थापना डायरेक्टली पूछता है तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछे तो राजीव कुमार हैं और CEO है अमिताभ कांत। इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे नीति आयोग से वो भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों एक फैक्ट और बचा है कि सिद्धांत, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। तो दोस्तों सहकारी संघवाद पर नीति आयोग काम करता है, जिसका क्या मतलब होगा कि जो केंद्र होगा जो भी नीति या कानून बनाएगा उसमें राज्यों को भी साथ लेकर वो चलने वाला है। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट दोस्तों इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किए थे, वो इंडेक्स को आपको याद रखना है। पहला है सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक लगी थी विश्व में 117वीं, ये आपको याद रखना है। और इसी टाइप का एक इंडेक्स भारत में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का पहला राज्य केरल है, ये भी याद रखना है। और इसमें लास्ट कौन था? बिहार। इस तरह से दोस्तों ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीते दिनों किस देश में सीनोट आउटब्रेक देखा गया? दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, तुर्की के अंदर सीनोट आउटब्रेक देखा गया है। तो सीनोट यानी कि दोस्तों समुद्र होता है, इससे सीधा सा मतलब है। इसका अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों सीनोट सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये समुद्र के अंदर तो देखा गया है, लेकिन कहाँ पर? तुर्की के अंदर देखा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों समुद्र के ऊपर कीचड़ की एक मोटी परत जम जाती है, उसी को बोलते हैं सी नोट। तो डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं। साथ में ये कहाँ पे देखा गया है सी नोट? तो ये मरमरा सागर है। कहाँ पर? मरामरा सागर है दोस्तों, तुर्की के अंदर, वहाँ पर इसको देखा गया है। साथ में ये अगर पूछा जाए कि ये सी नोट है ये किस तरह से बनता है, तो दोस्तों कुछ समुद्र के अंदर कीचड़ होता है, मलबा होता है, उन सभी के द्वारा जो काई वगैरह वहाँ पर जम जाती है, शैवाल जिसको बोलते हैं, उसके कारण ये सी नोट वहाँ पर बनता है। इस तरह से सी नोट आपको याद रखना है। अब दोस्तों तुर्की के अंदर मरामरा सागर के अंदर बना है, तो याद रखना है तुर्की के अंदर। साथ में ही अगर महासागर की बात आई है तो विश्व महासागर दिवस अभी हाल ही में मनाया था 8 मई को, ये याद रखना है। और इसकी थीम क्या रखी थी? ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, ये भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट हैं या फिर क्वेश्चन हैं वो भी याद रखते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो तुर्की है यूरोप का, इसको मरीज कहा जाता है, ये याद रखना है। अगर लोकेशन देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो रेड लाइन से सर्कल में किया है, टर्की यहाँ पर स्थित है। और इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, जो मरामरा सागर है हाल ही में चर्चा में आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है, यहाँ पर है मरामरा सागर जो कि ब्लैक सागर। दोस्तों थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर है कौन सा सागर? मरमरा सागर है। और यहाँ पर है ब्लैक सागर और यहाँ पर है एजियल सागर। तो ब्लैक सागर और एजियल सागर को जोड़ने का काम कौन सा करता है? यहाँ पर स्थित है मरामरा सागर जो कि टर्की के अंदर है। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, अभी सी नोट की एक परत जम गई है, ये आपको याद रखना है पूरा क्वेश्चन। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।